डे 4 पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब जो तीन लॉज न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन हैं जो कि न्यूटन ने दिए हैं, वो तीनों तो हमने 9th क्लास में डिस्कस किए होंगे, 11th क्लास में भी पढ़े हैं। तो तीनों की थ्योरी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट लॉ जो है उसको हम शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं, नो फोर्स नो चेंज। ये हमारा फर्स्ट लॉ होता है। ठीक है, अब सेकंड लॉ से पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम जो होता है p से डिनोट किया जाता है और मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसी की जगह अगर मैं कह दूं कि चेंज इन मोमेंटम तो भी आसान है। चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं डेल्टा पी, और डेल्टा पी कितना हो जाएगा, डेल्टा पी हो जाएगा P2 माइनस P1। और क्या लिख सकते हो आप इसको, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो m V2 माइनस V1। ठीक है, और अब आता है न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 2, जो ये कहता है हमको कि फोर्स जो होता है वो कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, मतलब dp अपॉन dt के बराबर होता है। ठीक है, और इसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं, F इक्वल टू dp की वैल्यू हम रख सकते हैं mv2 माइनस v1 अपॉन dt या t। एक और फॉर्मूला इससे बनाया जा सकता है, F इज इक्वल टू m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। ठीक है, इसमें अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो dv बाई dt जीरो हो जाएगा। dv बाई dt इक्वल टू जीरो कब होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। dv बाई dt इक्वल टू जीरो फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। और dm बाई dt कब जीरो होगा, जबकि मास कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जो भी कोई चीज इसमें कांस्टेंट होगी उसकी वैल्यू रख देंगे और यहाँ से हमारे पास में फॉर्मूला बन के आ जाएगा जो भी उस कंडीशन में अप्लाई होगा। F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी एक फॉर्मूला फोर्स के लिए होता है। ठीक है, अब बहुत सारे टाइप के फोर्सेस होते हैं, उन फोर्सेस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, एक होता है टेंशन। टेंशन आपको कहाँ मिलेगा, स्ट्रिंग में मिलेगा। स्ट्रिंग हो, थ्रेड हो, या कोई रोप हो या चेन हो, तो उनमें सब में टेंशन मिलेगा। ये भी क्या है, टाइप ऑफ फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों ही फोर्सेस आपको पता है क्या होते हैं, mv² अपॉन r, लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किए थे। एक होता है टुवर्ड्स द सेंटर, एक होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है, टेंशन की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट की तरफ, टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल की टुवर्ड्स द सेंटर, ये हमेशा कब लगता है, जब सर्कल होता है, सर्कुलर मोशन होता है तो ये लगता है। थर्ड होता है वेट। वेट के बारे में पता ही आपको, वेट कितना होता है, mg, हमेशा किधर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ हमेशा लगता है। ठीक है, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा लगता है परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस।
और इसे नॉर्मल रिएक्शन को हम n से भी दिखा सकते हैं और कैपिटल R से भी दिखा सकते हैं, जो आपको यूज करना हो वो आप यूज कर सकते हो। टेंशन को T से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप ऑफ फोर्सेस है, मेजर टाइप्स हैं जो कि हमको यूज आते हैं बार बार। अब थर्ड लॉ के बारे में बात करें तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था? थर्ड लॉ था एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। एक्शन फोर्स जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है रिएक्शन फोर्स के। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसा हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन एक खास बात है, एक्शन रिएक्शन दोनों ही अलग अलग बॉडी पे लगती है। एक्शन एंड रिएक्शन दोनों ही क्या होती है? एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। एक तो ये बात है, और दूसरी बात क्या है कि इनका नेचर हमेशा ही सेम होना चाहिए। एंड ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर के फोर्स होते हैं। सेम नेचर मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, ग्रेविटेशन है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशन होगा। ठीक है, खास काम क्या करना है इस पूरे चैप्टर में? इस चैप्टर में फोर्सेस को कंपेयर किया जाता है, फोर्सेस का कंपैरिजन किया जाता है। जो भी दो फोर्सेस आपको दिखे उनका कंपैरिजन आप कर दोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी वो मिल जाएगी। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास इम्पल्स। इम्पल्स ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू जो भी इंस्टेंटेनियस टाइम होता है एफ डॉट डी टी। वेक्टर क्वांटिटी होती है, आई से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और फॉर्मूला होता है इम्पल्स के लिए, आई इज इक्वल टू डेल्टा पी, मतलब चेंज इन मोमेंटम। ये भी इम्पल्स का फॉर्मूला है। एक वर्ड बार बार यहां पर यूज आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको कैसे यूज करना है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपको m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू 0। ये m3v3 भी हो सकता है, m4v4 भी हो सकता है, बट ये होता है कंजर्वेशन, इवेंट के पहले और इवेंट के बाद मोमेंटम का कंजर्व होना। ठीक है, और जब भी मोमेंटम कंजर्व होगा तो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? 0। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के केस में एफ एक्सटर्नल जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले यूज करके और हम न्यूटन के लॉज से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स या जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होगी वो डिस्कस करने वाले हैं। एपरेंट वेट के केस भी समझ लीजिए। एपरेंट वेट का केस जो होता है वो लिफ्ट में ज्यादातर पूछा जाता है। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, फर्स्ट केस, लिफ्ट किधर जा रही है? ऊपर, तो जो अपरेंट वेट होगा W डैश, इट विल बी m g प्लस a हो जाएगा। a क्या है? a इज द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही हो तो अपरेंट वेट जो होता है वो हो जाता है m g माइनस a। ठीक है, और a क्या है? a इज एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, मतलब अगर एक्सेलरेशन नहीं हुआ लिफ्ट में तो फिर आपका जो अपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे अपरेंट वेट के केसेस में। अगर इंक्लिनेशन आता है तो इंक्लिनेशन के भी जो भी फॉर्मूलाज होंगे वो उसी समय हम न्यूमेरिकल्स में बना लेंगे। अभी फिलहाल इतने फॉर्मूले आपको पहले से देख लेना है और इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है। ये फॉर्मूले आप एक बार देख लीजिए। और इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन जब आप करेंगे तो उन क्वेश्चंस को आपको इन्हीं से सॉल्व करना है।